Thank you very much. Thank you, Abhirajida. And it is our responsibility to support the bill. Thank you. आज मुझे संविधान में 128वां संशोधन विधेयक 2023 महिला आरक्षण बिल पर विचार रखने का मौका दिया। मैं आपका तथा बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कितनी भी दूरगामी सोच थी कि संविधान सभा में महिलाओं और पुरुषों के बीच लिंग के अनुपात में अर्थात देश की आधी आबादी के समुचित जैसे शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए संविधान में व्यवस्था दी। और बाबा साहब ने कहा है कि सभ्य भारतीय समाज में यदि किसी समाज के समग्र विकास को देखना है तो उस समाज की के महिलाओं को दशा और स्थिति देखकर जाना जा सकता है। महिलाओं को शिक्षित करना, सरकारी नौकरियां, उचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीति में भी उचित प्रतिनिधित्व देकर देश की आधी आबादी के विकास के बारे में क्या था। जैसा कि हम सभी को जानते हैं, इस संशोधन का उद्देश्य महिलाओं की संख्या लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का है। वर्तमान में ये संख्या लगभग 14% अपने देश में है, जो कि अन्य देश की तुलना में बहुत कम है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में महिलाओं के आरक्षण के संबंध में सरकारी नौकरियां, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में 30% आरक्षण देने की व्यवस्था दी थी। इससे पूर्व भी महिला आरक्षण देने के लिए संविधान में के संशोधन आर्टिकल 239A, 330A, 332A में भी संशोधन करने के लिए वर्ष 1996, 1998, 1999 और 2008 में तत्कालीन सरकार द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन सरकारों की मंशा महिलाओं के अधिकार के प्रति सजग न होने और दुर्ग्रह से ग्रसित होने के कारण आज तक ये बिल अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच सका है। कुछ शंकाएं हैं, जैसे कि यदि यह बिल पास होता है तो इस बिल में यह प्रावधान किया गया है, सबसे पहले जनगणना, बाद में परिसीमन, उसके बाद इस बिल को लागू करना है। मेरा कहना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के बाद जनगणना हुई, 2021 की जनगणना भी नहीं हुई है, आज तक इसकी अन्य कार्रवाई संपादित नहीं की जा सकी है। यानी कि जनगणना एक मिनट सर, न केवल 5 से 10 वर्ष का समय लगेगा, उस जनगणना के बाद परिसीमन में जो समय लगेगा वो अलग है। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार में भी पिछली सरकारों की तरह ये बिल एक वोट भोली वाली जनता के महिलाओं के वोटों का दुरुपयोग करने का प्रयास न हो। हमारी पार्टी की तरफ से आदरणीय बहन जी की मांग है, यदि ये बिल पास होता है तो पहले से चले आ रहे अनुसूचित जाति अनुसूचित का जो कोटा है, उस कोटे को वर्तमान में जो कोटा है वो वर्तमान में उस स्थिति में रहे, और जो 33% का आरक्षण जो अनुसूचित जाति और सब समाज की महिलाओं के लिए जो आप लोग ला रहे हैं, उसमें SC, ST और OBC का आरक्षण भी अलग से नियत करने की व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए। समाप्त कीजिए। सर एक मिनट, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम सरकारों ने अपनी बात रखने का काम किया। मैं भी 2 मिनट में भी बात रखूंगा। आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी सरकार 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री थी, बहन कुमारी मैत्री जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए और बालिकाओं के उत्थान के लिए सावित्रीबाई फुले आर्थिक मदद योजना लाकर इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में जो कक्षा 10 की बालिका पास करके कक्षा 11 में जाएगी, उसे 15,000 रुपए साइकिल देने की व्यवस्था की, और कक्षा 11 के पास करके वो बच्चे के बारे में जाती थी तो 10,000 रुपए की व्यवस्था देने का काम किया। मानवर हमारी सरकार में आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी ने महामाया आवास योजना देकर महिला को एक घर देने का व्यवस्था दी, महामाया पेंशन योजना लाकर महिला को पेंशन देने का काम किया। और इतना ही नहीं, हमारे सरकार के रहते उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोले गए, जहां पर दलित, पिछड़े, कमजोर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था, साथ में हॉस्टल लेकर उन्हें शिक्षा देने का काम किया। अंत में मैं हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Next, the report of the Business Advisory Committee. Honorable Minister Shri Prahalad Joshi ji.